Hello and welcome of student of class 11th. Today we are going to discuss about Dalton's law. Dalton's law. On the basis of law of chemical combination, Dalton stated that all the matter is made up of atoms which are indivisible and indestructible ultimate particle. All the atoms of a given element are identical both in mass and chemical properties. However, atoms of different elements have different masses and different chemical properties. The atomic mass of an element is expressed relative to C12 isotopes of carbon, which has an exact atomic mass value of 12. The average atomic mass is obtained by taking into account the natural abundance of different isotopes of the element. मीन्स वो कितने अमाउंट में नेचुरली जो उसके आइसोटोप्स हैं किस प्रतिशत किस अमाउंट में वो नेचर में उपलब्ध है उस पर डिपेंड करता है. सेकेंड है आपका कि मोलिकुलर मास क्या होगा. फिर द मोलिकुलर मास ऑफ अ मोलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल. कहने का मतलब हुआ कि किसी भी मोलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा एटम है तो उन सभी एटम का जो है मास का सम कर देंगे तो क्या निकल आएगा आपका मोलिकुलर मास. एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि अलग अलग आइसोटॉप्स जितने परसेंट में उपलब्ध है उन सभी का परसेंटेज निकाल करके उनका एवरेज कर दे तो वो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा. इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे. इसके बाद है आपका फार्मूला मास. ये क्या होता है कि फार्मूला मास जो है आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है क्योंकि उसको पर्टिकुलर फार्मूला से दिखाया जा सकता है. एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितने हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में वो बताना इसके लिए संभव नहीं है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं. तो फार्मूला मास क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं. द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. जैसे मान लीजिए NaCl है तो NaCl एग्जैक्ट NaCl किसी कंपाउंड में कितने एक NaCl जो है सोडियम क्लोराइड में कितने Na और कितने Cl ये बात नहीं बता रहा है. ये सिर्फ बता रहा है कि NaCl जो है ये है मतलब सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन होता है लेकिन कितना सोडियम कितना क्लोरीन एक सोडियम NaCl में होगा ये नहीं बता रहे हैं. ये समझ रहे. तो इसके लिए Na का मास होता है हमारा 23 और क्लोरीन का होता है 35.5. तो दोनों का सम कर दीजिए 58.5 U. तो ये क्या हो गया आपका फार्मूला मास. इसके बाद है परसेंटेज कंपोजिशन. जब परसेंटेज कंपोजिशन की बात आती है तो मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड्स गिवन एज द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास. कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई सब्सटेंस है उसमें चार तरह के सब्सटेंस मिले हुए हैं कोई 30% है कोई 20% है कोई कितना है तो वो कैसे पता करें. तो क्या करेंगे टोटल मास. मान लीजिए कि 1 किलो है हमारा कोई भी सब्सटेंस 1 kg है उसमें 300 ग्राम कुछ है 400 ग्राम कुछ है और फिर 300 ग्राम कुछ है. तो 3 अलग अलग चीजें हैं उसमें A B और C लेकिन सबका मास क्या है अलग अलग है. अब जब फार्मूला मास की बात आएगी परसेंटेज की बात आएगी परसेंटेज कंपोजिशन की बात आएगी तो जिसका मास निकालना है मान लीजिए कि A B और C 3 कंपोनेंट है. A जो है हमारा 300 ग्राम है B जो है हमारा 300 ग्राम है और D हमारा 400 ग्राम है लेकिन परसेंटेज ऑफ D पूछ रहा है आपको. तो क्या करोगे आप. तो 400 है तो 400 अपॉन 1000 इंटू 100 फिर वहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 40%. तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद है जो आपका वो है molecular formula. The molecular formula can be calculated by determining the mass percentage of different element present in the compound and its molecular mass. बिल्कुल आसान तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि जब किसी भी मोलिकुलर फार्मूला निकालना हो तो जितने टोटल मास है उसको उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए मोलिकुलर फार्मूला आराम से कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं. इंपेरिकल फार्मूला फिर इसके बाद आया इंपेरिकल फार्मूला. ये क्या है द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स. मतलब किसी कंपाउंड में
किस किस तरह के एटम है और कितने हैं, इनकी संख्या को बताने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब इंपेरिकल फॉर्मूला को कैसे समझे बेटर तरीके से, ये समझिए जरा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी कंपाउंड का बात करते हैं, उसमें इंपेरिकल फॉर्मूला, जैसे यहाँ CO2, तो CO2 है या मतलब C2H5 है, तो एक्चुअली C2H5 जो C2H6 है, तो C2H6 इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए C2H6 में कॉमन क्या है, कार्बन, 2 कार्बन और हाइड्रोजन कॉमन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे, जैसे कि आयरन ऑक्साइड है या कोई और है एग्जाम्पल, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला को और क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो अलग अलग तरह के एटम है उनके मास का, जो वेरियस एटम है कंपोनेंट में, और ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो देता है, मतलब अपने तरह के जितने भी हैं उन सब के बारे में, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। ये डिफर हो सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, सेम भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, लेकिन यही इसके इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो CH है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें कॉमन जो टर्म है उसको निकाल दिया। यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला ब्रैकेट में n, जहाँ n कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं द रिएजेंट दैट लिमिट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएजेंट जो किसी रिएक्शन के प्रोग्रेस को लिमिट करे, है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। लिमिट करना मतलब रोकना, यानी रिएक्टेंट विच गेट्स टोटली कंज्यूम्ड इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। यानी रिएक्शन के दौरान अगर कोई सब्सटेंस पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। या हम कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, उसको भी लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हैं। यानी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, यानी प्रोडक्ट क्वांटिटी को, प्रोडक्ट की क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन में या रिएक्शन में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल सा रिएक्शन है, इसको समझते हैं, H2 + O2 2H2O। इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि 2 मोल है H2 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल O2 से, और 2 मोल जो है आपका वाटर बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर इस रिएक्शन में H2 जो है 4 मोल यूज कर दे, H2 4 मोल यूज कर दे, और O2 जो है 1 मोल के जगह आधा मोल, हाफ मोल यूज कर ले, तो प्रोडक्शन ऑफ वाटर हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना भी बढ़ा लो, वाटर के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जिसके कारण से, अब जिसका कम, अब ऑक्सीजन कम कर दिए तो उससे प्रोडक्शन कम हो गया, मिनिमम अमाउंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल H2O बनेगा, तो O2 यहां पर एक तरह से लिमिटिंग। कहते हैं कि एनी केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच मे बी ऑब्टेन्ड बाय लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, इवन if an excess of one reactant is added, the amount of product is determined by the limiting reagent, the reactant not present in excess। कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी केमिकल चेंजेस की बात करें जिसमें रिएक्शन हो रहा हो और एक स्पीसीज ऐसा हो जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हो, स्मॉल अमाउंट में हो, और दूसरा जो है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हो, तो कैसे आप करेंगे, लिमिट कैसे करेंगे, उसे कैसे समझेंगे, तो ये चीजें थे इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है कि एक नंबर है जिससे कि नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, एंटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा था। एवोगाड्रोस नंबर को ग्राम एटम में किसी सब्सटेंस के 1 मोल ऑफ एटम एनी एलिमेंट कंटेन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, यानी एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। कह रहे हैं कि कोई भी जो गैस है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। अब जैसे ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम कहने का मतलब कि 1 मोल में कितने जो है होंगे, तो ये 22.4 लीटर होता है एनटीपी पे। यानी कोई भी गैस हो, नो मैटर द गैस इज, बस एनटीपी पे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 22.4 लीटर होगा। कहने का मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन हो, 1 ग्राम ऑक्सीजन हो या 1 ग्राम नाइट्रोजन हो,
मतलब 1 मोल, ग्राम तो छोड़ दीजिए, यहाँ 1 मोल की बात करते हैं, तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कॉल्ड मोलर मास। अब देखिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो वो मोलर मास हो जाता है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। द इक्वेशन और द रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन constituent with the conservation of mass and conservation of electric charge. The balanced chemical equation give information about the relationship between moles and mass, the reactants and the products in a chemical reaction. The quantitative study of the reactant and the product formed in reaction is called stoichiometry. अब यहाँ से हम शुरू कर लिए स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, समझ में आया। मतलब स्टोइचियोमेट्री है एक्चुअली कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड्स करता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या स्टोइचियोमेट्री में कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के जो रिएक्शंस हैं, कैसे ये रिएक्ट करेंगे, कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है स्टोइचियोमेट्री। यानी क्वांटिटेटिव स्टडी देता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो है क्वांटिटी को बताते हुए एक रिलेशनशिप देता है, वो क्या कहलाता है आपका स्टोइचियोमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कहते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस अगर वो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं लेसर अमाउंट में उसे सोल्यूट कहते हैं और जो लार्जर में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो सोल्यूट जो है उसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो सोल्यूट के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो फार्मूला वो है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलालिटी। ये कुछ जो है बेसिक्स जो टेक्निक है उसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे क्या कंसंट्रेशन। अब इसके बाद हम जो है चर्चा करेंगे इसमें कंसंट्रेशन के अदर पैरामीटर्स के। तो चलिए कंसंट्रेशन को समझने से पहले थोड़ा सा जो है कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स जो है जो हमारा रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है उसको देख लेते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पेक्टो, ये जो है टेबल आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ताकि आपको कन्वर्जन में यूनिट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तो कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स है जो कि रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग द साइज ऑफ यूनिट, यानी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने में हमें ये मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो डिराइव्ड यूनिट है जो बेसिक यूनिट के मदद से बनाए जाते हैं वो ये है आपके, तो आपको ये भी याद होने चाहिए, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी और वर्क एनर्जी। ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो नॉर्मल वे में हमें इसका डेफिनेशन और यूनिट हमें पता होने चाहिए। तो डेफिनेशन तो आसान आसान शब्दों हमने यहाँ लिख ही दिया है, अब इसको जो है आपको याद करना है, ठीक है। तो इसे सम अप कर लीजिएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल इस चैप्टर के जो और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे हम आपसे। टिल देन बाय बाय एंड चाओ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।